डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एविडेंसेज ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन यानी कार्बनिक विकास के प्रमाण। सबसे पहला इसमें एविडेंस है वो है जीवाश्मीय प्रमाण या पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस। जीवाश्म के अध्ययन को पैलियोंटोलॉजी कहते हैं। चार्ल्स लॉयल के अनुसार जीवों के चट्टान से प्राप्त चिन्ह या ठोस भागों के अवशेष जीवाश्म कहलाते हैं, यानी कि जो रिमेनिंग्स है एनिमल्स की जो कि रॉक्स के बीच में पाए जाते हैं, या तो वो प्रिंट के रूप में है या फिर उसके सॉलिड पार्ट्स जो हैं अवशेष के रूप में है, उसको जीवाश्म कहते हैं। चट्टानें तीन तरह की चट्टानें होती हैं, आप जानते हैं, इग्नियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स और जिनको सेडेंट्री रॉक्स भी कहते हैं, और तीसरी होती हैं इन दोनों के बीच वाली चट्टानें, आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें और इसमें रूपांतरित चट्टानें। आग्नेय चट्टानें जो कि सीधे वॉल्केनिक रॉक्स कहते हैं जिनको, क्योंकि लावा बहुत ज़्यादा गर्म होने के कारण उसमें किसी भी प्रकार के जीव का अवशेष बचा हुआ नहीं रहता है, तो इस कारण से उसमें कोई भी फॉसिल प्राप्त नहीं किया जा सकता है। मेटामॉर्फिक रॉक्स है जो कि लावा जब ठंडा होता है तो वो अन्य प्रकार की चट्टानों में बदलता है, इनको मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। और तीसरे प्रकार की चट्टानें जिनको सेडेंट्री रॉक्स कहते हैं या परतदार चट्टानें कहते हैं या औषधि चट्टानें कहते हैं, जो कि नदियों के साथ में बह कर के आने वाली मिट्टी जो कि समुद्र के तल में प्रतिवर्ष ला कर के जमा की जाती है, तो इस मिट्टी के द्वारा यह परत के रूप में बनती है। तो इसके कारण बनने वाली ये चट्टानें जो है सेडिमेंट्री रॉक्स जिनको कहते हैं या औषधि चट्टानें कहते हैं या परतदार चट्टानें कहते हैं। तो इन चट्टानों के अंदर जीवाश्म पाए जाते हैं। तो यह क्वेश्चन 1 नंबर का पूछा जाता है कि जीवाश्म जो है, फॉसिल्स जो है, वो किस प्रकार की रॉक्स के अंदर पाए जाते हैं। तो सेडेंट्री रॉक्स या जिनको अपन कहेंगे औषधि या परतदार चट्टानें। आपको यह जानकर के आश्चर्य होगा कि हिमालय पर्वत भी जो है वो फोल्डेड माउंटेन है। फोल्डेड मीन्स परतदार, चट्टानों की परत के ऊपर परत जमने से बना है, और वैज्ञानिकों के अनुसार इसकी ऊंचाई जो है वो अभी तक बढ़ती जा रही है। अभी इसकी ऊंचाई 8,878 मीटर है और इसकी ऊंचाई लगातार बढ़ती जा रही है। तो अपन बात कर रहे थे फॉसिल्स के बारे में। तो फॉसिल्स जो है वो सेडेंट्री रॉक्स या औषधि चट्टानों से प्राप्त होते हैं। अधिकांश जीवाश्म औषधि चट्टानों में ही पाए जाते हैं। भिन्न आयु की चट्टानों की तलछट में भिन्न जीव रूप पाए गए हैं, जो कि संभवतः उस विशेष तलछट के निर्माण के दौरान मरे थे। क्योंकि पीछे भी हमने पढ़ा है कि पृथ्वी पर जीवों का उद्भव जो है, ऑरिजिन जो है या इवोल्यूशन जो है, वो भिन्न भिन्न काल में हुआ है और सरलतम जीवों से जटिलतम जीवों का निर्माण हुआ है। तो इस सेडिमेंट्री रॉक्स में या औषधि चट्टानों में जब वो परत बनी थी, उस समय में जो जीव विशेष मौजूद थे और वो उनमें दब कर के मरे थे या नेचुरल डेथ हुई थी उनकी, वो पाए जाते हैं। तो इसके द्वारा यह भी पता चलता है कि उस चट्टान की आयु का पता लगा करके कि उस आयु विशेष में या उस पृथ्वी के काल विशेष में उस प्रकार के जीव जो कि चट्टान से प्राप्त हुए हैं, उस प्रकार के जीव पृथ्वी पर पाए जाते थे। इनमें से कुछ विलुप्त जीवों को प्रदर्शित करते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे डायनासोर्स है। अभी थोड़े समय पहले ही अखबार में भी न्यूज़ थी कि डायनासोर्स के जीवाश्म प्राप्त किए गए हैं। तो इस प्रकार से जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं जीव, उनको भी इसके द्वारा अपन खोज सकते हैं। अध्ययन से पता चलता है कि जीव रूप समय समय पर परिवर्तित होते रहे हैं और कुछ विशेष जीव रूप एक निश्चित जैव भूवैज्ञानिक समय काल तक ही जीवित रहे। तो एक विशेष प्रकार के जीव थे, वो एक फिक्स्ड बायोलॉजिकल टाइम स्केल तक ही सीमित रहे थे। पृथ्वी के इतिहास में विभिन्न समयों पर नए जीवन रूप प्रकट हुए हैं
अर्थात उनका इवोल्यूशन या उद्विकास हुआ है। सामान्यतः पुरानी चट्टानों से प्राप्त जीवाश्म सरल प्रकार के थे और नई चट्टानों से प्राप्त जीवाश्म जटिल प्रकार के होते हैं। तो यह इन फॉसिल्स के द्वारा भी पता लगाया जा सकता है कि सेडेंट्री रॉक्स सेडिमेंट्री रॉक्स जो कि नीचे की तरफ उपस्थित है उनमें सरल प्रकार के जीवाश्म मिले हैं, और जो चट्टानें नई बनी हुई है यानी कि पृथ्वी की सतह पर ऊपर की तरफ है तो उनमें जटिल प्रकार के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। जीवाश्मों की सहायता से हम जंतुओं जैसे घोड़ा, हाथी, मनुष्य आदि के वंशावली, पेडिग्री इतिहास का अध्ययन कर सकते हैं। पृथ्वी का भूवैज्ञानिक इतिहास पृथ्वी के जीव वैज्ञानिक इतिहास के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फॉसिल्स। तो यह आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, बड़ा प्रश्न आता है, 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। फॉसिल्स किसे कहते हैं या डिफाइन फॉसिल, या फॉसिलाइजेशन किसे कहते हैं, जीवाश्मी भवन किसे कहते हैं। तो जीवाश्मी भवन जो है जीवों के चिन्ह या जीवों के भाग या संपूर्ण जीव के पृथ्वी के नीचे किसी कारण से दब जाने पर और उसके संरक्षित रहने पर और उसके जीवाश्म बन जाने की प्रक्रिया को जीवाश्मी भवन कहते हैं। टाइप्स ऑफ फॉसिल्स, तो इसमें फॉसिल्स के प्रकार बताए गए हैं। पहला प्रकार है अनअल्टर्ड फॉसिल्स। ऐसे जीवाश्म जो बर्फ, अंबर आदि में अपने वास्तविक अथवा अपरिवर्तित रूप में परिरक्षित होते हैं उनको अनअल्टर्ड फॉसिल्स कहते हैं, अपरिवर्तित जीवाश्म कहते हैं। क्योंकि इस प्रकार के जीवाश्म में उनके शरीर का कोई भी भाग जो है वो परिवर्तित नहीं होता है, वे जैसे मरे थे उसी कंडीशन में वो बने हुए रहते हैं। जैसे इसमें बताया हुआ है उदाहरण के तौर पर कि 25,000 वर्ष पूर्व वूली मैमथ जिसके जीवाश्म साइबेरिया से बर्फ से जमी हुई अवस्था में प्राप्त हुए। तो साइबेरिया में ये बर्फ में दबे हुए प्राप्त हुए थे वूली मैमथ के 25,000 वर्ष पूर्व जीवाश्म। तो उसमें पूरा का पूरा हॉल बॉडी जो थी वो ऐसे कैसे प्रिजर्व अवस्था में प्राप्त हुई है। इसी प्रकार से अंबर में फंसे हुए कीट अथवा पादप भाग, अंबर कह दो आप या चाहे आप लार, रेजिन, गोंद जो कि प्लांट से निकलते हैं, इन निकलने वाले पदार्थों के साथ में अगर कोई छोटा जीव, मकड़ी या कीट चिपक जाता है और यह पदार्थ क्योंकि लगातार पौधे से सिक्रीट होता जाता है तो वह जीव इसके अंदर फंस जाता है और अंदर फंसने के बाद में वो अंदर ही अंदर उसके अंदर परिरक्षित बना हुआ रहता है। तो इस प्रकार से उसका पूरा शरीर उसके अंदर परिरक्षित अवस्था में रहता है, प्रिजर्व अवस्था में रहता है। सेकंड टाइप है पेट्रीफाइड फॉसिल्स या अश्मीभूताश्म। इसमें मृत जीवों के कार्बनिक और कोमल भागों का खनिजों के जमा हो जाने से प्रतिस्थापन हो जाना पेट्रिफिकेशन कहलाता है। तो जो मृत जीव है उसके शरीर के कार्बनिक और कोमल जो अणु हैं, कोमल भागों के जो अणु हैं उनको दूसरे अणुओं के द्वारा, और उसमें भी विशेष रूप से कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनके अणु जो है उनको प्रतिस्थापित कर देते हैं। लेकिन उनकी मूलभूत संरचना जो है, उनकी बेसिक स्ट्रक्चर है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंजेज नहीं आता है। इसमें जीवों के केवल कठोर भाग यथा अस्थि, दांत, कवच, काष्ठ आदि ही परिरक्षित होते हैं। ऐसे जीवाश्मों को अश्मीभूताश्म कहते हैं और ये सबसे सामान्य प्रकार के जीवाश्म हैं। तो इसमें एक शार्क मछली का, उसके फिन का स्ट्रेटिफाइड मसल यानी रेखित पेशी का जीवाश्म मिला है और उसमें रेखित पेशी में उपस्थित प्रोटीन्स की संरचना जो है, एक्टिन और मायोसिन की संरचना जो है, या अपन कहें मायोफाइब्रिल्स जो है, वो उसी अवस्था में बने हुए हैं जैसे कि वो जीवित में होते हैं, लेकिन उसमें पेट्रिफिकेशन हो चुका है, यानी कि उनके मूल अणुओं के स्थान पर कैल्शियम और ये अणु जो है दूसरे अणु उसमें उपस्थित है। नेक्स्ट है माउल्ड फॉसिल्स या इनको कहेंगे सांचा जीवाश्म।
तो इनका जो है, जैसे किसी चीज़ को अपन ज़मीन पर टच करते हैं तो उसका वहाँ पे अक्स बन जाता है। तो इसमें इस प्रकार के जीवाश्म में केवल शरीर की बाह्य संरचना का अक्स गीली मिट्टी में रह जाता है और मृत जीव के शरीर का कोई भी अंग जो है प्राप्त नहीं होता है। जैसे गीली मिट्टी पर पानी पीने गए पशुओं के खुर जो है वो वहाँ पर बन जाते हैं और मिट्टी कठोर होती जाती है और धीरे धीरे वो मिट्टी कठोर होती है, ऊपर और मिट्टी जमती जाती है। तो इस प्रकार से उनके फुटप्रिंट्स जो है वो वहाँ पर बन जाते हैं। नेक्स्ट है कास्ट फॉसिल्स, ढांचा जीवाश्म। कभी कभी जीवों की बॉडी कैविटी के अंदर खनिज के भर जाने के कारण जीवाश्म ढांचा प्राप्त होता है, ढांचे के रूप में प्राप्त होता है और इस प्रकार के जीवाश्मों को कास्ट फॉसिल्स कहते हैं। नेक्स्ट है प्रिंट फॉसिल्स, जैसे पैर, पंख, पत्ती, तने आदि के जीवाश्मीकृत चिन्ह जो हैं उनको प्रिंट फॉसिल्स कहते हैं। इसी प्रकार से कॉप्रोलाइट फॉसिल्स है। तो कॉप्रोलाइट्स जो है यह मेनली पीसीज और बर्ड्स में पाए जाते हैं और इनके शरीर के जो प्रिजर्व्ड एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो प्राप्त होता है, तो उसको कॉप्रोलाइट्स या कॉप्रोलाइट फॉसिल्स कहते हैं। नेक्स्ट है इनका जो आयु की गणना कैसे की जाती है। तो जीवाश्मों को की सही आयु ज्ञात करने के लिए हम उस चट्टान की आयु ज्ञात करते हैं जिससे जीवाश्म प्राप्त किए गए हैं। चट्टानों में कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो कि रेडियो एक्टिव डिकेइंग के द्वारा अधिक स्थायी तत्वों में बदलते रहते हैं। प्रत्येक रेडियो एक्टिव तत्व का क्षय एक निश्चित दर से होता है और वातावरणीय परिस्थितियों से अप्रभावित रहता है। किसी तत्व की आधी मात्रा को अपनी स्थायी अवस्था में परिवर्तित होने के लिए लगने वाले समय की गणना पहले से ही की जा चुकी होती है, जिसे अर्ध आयुकाल कहते हैं। अगले अर्ध आयुकाल के पश्चात तत्व अपनी प्रारंभिक अवस्था का 1/4 तक सहित हो चुका होता है। तो इस प्रकार यह प्रक्रिया चलती रहती है। उदाहरण के लिए कार्बन 14 की जो अर्ध आयु है वो है 5560 वर्ष है, जिसका अर्थ है कि 5560 वर्षों में कार्बन 14 का आधा भाग जो है अपने स्थायी रूप नाइट्रोजन 14 में परिवर्तित होता है। इस प्रकार किसी चट्टान के नमूने में रेडियो एक्टिव तथा नॉन रेडियो एक्टिव तत्वों की आपेक्षिक मात्रा के आधार पर उस चट्टान की आयु ज्ञात की जा सकती है और इस मेथड को रेडियो एक्टिव डेटिंग कहते हैं। तो जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम लेड मेथड काम में ली जाती है, और लेकिन यह विधि उन्हीं चट्टानों में काम में आती है जो कि आग्नेय या इग्नियस रॉक्स है, क्योंकि यूरेनियम ज़्यादातर इग्नियस रॉक्स में पाया जाता है। तो इसके द्वारा अपन पुरानी इमारतों का पता लगा सकते हैं, लेकिन क्योंकि अभी मैंने बताया था कि जीवाश्म केवल सेडिमेंट्री रॉक्स में ही पाए जाते हैं ज़्यादातर जीवाश्म, तो इग्नियस रॉक्स में जीवाश्म जो है वो नहीं के बराबर होते हैं। लेकिन इस मेथड के द्वारा जीवाश्म का पता लगा करके इस मेथड के द्वारा उस चट्टान की आयु का पता लगा करके, रॉक की आयु का पता लगा करके, उसके ऊपर अगर चट्टान उपस्थित है तो अनुमान लगाया जा सकता है कि वो चट्टान बाद में बनी है, तो करीबन उसकी आयु का पता लगाया जा सकता है। या उसके नीचे की तरफ सेडिमेंट्री रॉक है तो यह पता लगाया जा सकता है कि उस यूरेनियम वाली जो इग्नियस रॉक है उससे पहले वो बनी होगी। दूसरी है रेडियो कार्बन मेथड। इसके द्वारा अभी मैंने बताया था 5560 वर्ष में जो है उसका आधा भाग जो है डिके हो जाता है, डिकेइंग हो जाती है या शहीद हो जाता है। तो कार्बन 14 की मात्रा का पता लगा करके और कार्बन 12 जो कि नॉर्मल कार्बन है उसकी तुलना में उसका पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है पोटेशियम आर्गन मेथड। तो पोटेशियम आर्गन मेथड इस विधि के द्वारा जो है अधिक आयु के मानव जीवाश्मों के आयु निर्धारण में सामान्य रूप से किया जाता है, और इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस मेथड है। यह आधुनिक है और सर्वाधिक सही तकनीक है, लेकिन आपकी बुक में इसके बारे में ज़्यादा कुछ बताया हुआ नहीं है। जीवाश्मों के द्वारा जो प्राप्त जीव हुए हैं उनमें पहला है आर्कियोपटेरिक्स।
और इसको रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच की कनेक्टिंग लिंक मानते हैं या मिसिंग लिंक मानते हैं। ऐसी संयोजक कड़ियाँ जो कि वर्तमान समय में नहीं पाई जाती हैं उनको मिसिंग लिंक कहते हैं। इसके जीवाश्म जर्मनी में बावेरिया नामक स्थान से एंड्रियास वैगनर के द्वारा खोजे गए थे। और आर्कियोपटेरिक्स यह जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है ओल्ड विंग या पुराना पंख, क्योंकि इसका पंख ही सबसे पहले जो है खोजा गया था। पंख का फॉसिल ही, इसके विंग का फॉसिल ही खोजा गया था, इसलिए इसको आर्कियोपटेरिक्स नाम दिया गया था। यह जुरैसिक काल की चट्टानों से खोजा गया था और यह कौवे के जैसा, कौवे के से थोड़ा सा बड़े आकार का जीव होता था जो कि फ्लाइटलेस बर्ड था, यानी उड़ नहीं सकता था। तो इसमें रेप्टाइल्स के और बर्ड्स के दोनों के कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। रेप्टाइल्स के कैरेक्टर, यह आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि इसमें आर्कियोपटेरिक्स के एवियन और रेप्टिलियन कैरेक्टर्स के बारे में बताइए। तो इसमें रेप्टिलियन कैरेक्टर्स जो हैं, इसमें जो इसकी कॉडल वर्टिब्री है, जो पुच्छीय कशेरुकाएँ हैं, वो अलग अलग होती है, यानी कि यह रेप्टाइल के पूंछ के समान होती है, जबकि बर्ड्स में कॉडल वर्टिब्री जो है वो आपस में संयुक्त हो जाती हैं और संयुक्त होकर के संयुक्त अवस्था में रहती हैं, जबकि इसमें ये कॉडल वर्टिब्री जो है वो अलग अलग रहती है। तो उसमें पाइगो स्टाइल बनाती है संयुक्त होकर के बर्ड्स में, जबकि रेप्टाइल्स में ये कॉडल वर्टिब्री अलग अलग रहती है। दूसरा है नॉन न्यूमेटिक बोन्स या ए न्यूमेटिक बोन्स, अवातिल अस्थियाँ। बर्ड्स में आपने पढ़ा होगा कि इसकी बोन्स जो हैं बर्ड्स की वो न्यूमेटिक टाइप की होती हैं, यानी कि खोखली होती हैं, जिनमें कि एयर सैक्स धसे हुए रहते हैं और इस कारण से वजन हल्का होने के कारण वो हवा में आसानी से उड़ सकते हैं। थर्ड है इसकी उरोस्थी, क्लेविकल जो है वो कमज़ोर होती थी। तो क्लेविकल कमज़ोर होने के कारण फ्लाइट मसल्स को जो है जोड़ने के लिए इतना मजबूत स्थान नहीं मिल पाता था और इनके जबड़े में दांत पाए जाते थे। और एवियन कैरेक्टर्स है, इनकी बॉडी जो थी वो फेदर्ड थी, यानी कि शरीर पर पाए जाते थे। जबड़े जो है वो चोंच के रूप में मॉडिफाइड थे, बीक पाई जाती थी और इसके फोर लिम्स जो है वो पंखों में रूपांतरित हो जाते थे। पंख वैसे तो वेस्टिजियल टाइप के थे, आसित प्रकार के थे। इसके पश्चपाद पक्षियों के समान थे। तो ये जो है इसमें एवियन कैरेक्टर्स है। सेकंड है इसका हॉर्स का। तो घोड़े में विकासीय इतिहास का वर्णन सी मार्स के द्वारा किया गया था। घोड़े में बहुत से विकासीय परिवर्तन प्रेक्षित किए गए। शरीर की ऊंचाई, गर्दन और टांगों की लंबाई में वृद्धि, टांगों में अंगुलियों की संख्या में कमी तथा दौड़ने की प्रवृत्ति का विकास, दांतों की सतह पर चबाने के लिए मुंडेरों का उभरना तथा सीमेंट का विकास और मस्तिष्क के आकार में वृद्धि। ये मुख्य रूप से इसके अंदर परिवर्तन हुए थे, जैसा कि यहाँ पर टेबल में दिखाया गया है। तो सबसे पहले है इसमें इयोसीन में, जो कि करीबन इसकी हाइट थी 40 सेंटीमीटर और इसको इयोहिपस कहते थे। इसके 4 टोड पाए जाते थे, 4 टोज पाए जाते थे, अंगूठे या अंगुलियाँ, और एक स्प्लिंट बोन पाई जाती थी। स्प्लिंट बोन आप जानते हो कि जब है ना जानवर खुर अपना नीचे टिकाता है तो उसके कुछ जो अंगुलियां हैं अवशेषी रूप में होती हैं, जो कि जमीन पर नहीं टिकती है। सेकंड इसकी अवस्था थी जो कि ओलिगोसीन के टाइम में थी। तब इसकी हाइट 60 सेंटीमीटर थी और ये भेड़ के समान दिखाई देता था। इसको मीजोहिपस कहते थे। इसके 3 टोज थे और एक स्प्लिंट बोन इसमें पाई जाती थी। थर्ड है जो कि मियोसीन इपोक में पाया जाता था। 100 सेंटीमीटर हाइट थी। यह डंकी के जैसा था और इसको मैरिकहिपस नाम दिया गया था। इसमें 3 अंगुलियां थी और स्प्लिंट बोन्स इसमें नहीं थी।
नेक्स्ट है प्लियोसीन में पॉर्निलाइक था, इसकी हाइट 120 सेंटीमीटर हो गई थी और इसको प्लियोइपस नाम दिया गया था। इसमें एक ही टो यानी एक ही अंगुली थी और 2 स्प्लिंट बोन्स उपस्थित थी। नेक्स्ट है जो कि अभी आधुनिक घोड़ा जो है मॉडर्न हॉर्स, जो कि प्लिस्टोसीन इपॉक में पाया जाता था। 160 सेंटीमीटर इसकी हाइट थी और इसको इक्वस नाम दिया गया था और इसकी जो बोन्स थी उसमें इसके जो टोज है वो एक टोड यानी कि एक ही इसमें खुर पाया जाता है और 2 स्प्लिंट बोन्स इसमें पाई जाती है। तो इस प्रकार से पैलिएंटोलॉजिकल एविडेंसेस के द्वारा यह पता लगाया जा सकता है कि पहले जंतु थे वो सरलतम प्रकार के थे और फिर धीरे धीरे उससे जटिल प्रकार के जीवों का विकास हुआ है।